आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हूँ और मदीनपुरा की इस धरती पर हूँ। ये धरती उस महान शख्स की है जिसने भारत में क्रांति का लोहा मनवाया, जिन्होंने सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ करके ये बताया कि भारत देश के युवा के अंदर, भारत देश के खून के अंदर वो जोश, वो गर्मी है कि वो गलत के सामने कभी नहीं दिखती है। मैं खुदीराम बोस की सरजमी को सर झुकाकर सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ, सलूट करता हूँ। साथियों, देश के अंदर समय समय पर बंगाल ने बहुत सारी ख्याति दी है, बहुत सारे ऐसे लोग दिए हैं जिन्होंने पूरे देश की दिशा और दशा बदलने का काम किया है, जिसमें से एक नाम जोगिंदरनाथ मंडल जी का भी आता है। हिस्ट्री में जाऊंगा तो बहुत लंबी बात है। साथियों, एक नारा भी चला था बंगाल से ही कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पूरे देश में नारा विख्यात हुआ, पूरे देश का, पूरे विश्व में नारा विख्यात हुआ। मैं ऐसी सरजमी को और ऐसे क्रांतिकारी लोगों को सलूट और नमन करता हूं। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये आपको आश्वस्त करा दूं कि भीम आर्मी के लोग पूरे देश में जहां जहां भी काम करते हैं, जितना भी काम करते हैं, वो बोलते उतना ही है जितना काम कर सकते हैं। मैं यहाँ आया मात्र इसलिए हूँ कि मुझे पता लगा कि हमारे जो जिले के मुख्य साथी है राजीव भाई, कहाँ है, जरा मेरे पास आ जाए। राजीव भाई मेरे पास आ जाए। राजीव भाई को पिछले कई सौ दिनों से लगातार बंगाल के अंदर एक आंदोलन चल रहा है, 400 से ज्यादा दिनों से एक आंदोलन चल रहा है कि यहाँ पर दो भाई की हत्या 15 से 20 लोगों ने मिलकर के की थी और अब तक उनको न्याय नहीं मिल पाया। मुझे यह भी पता लगा कि जिस जिले में मैं खड़ा हुआ हूं, इसी जिले के अंदर जिनकी केंद्र में सरकार है, उनके प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी इसी जिले में रहता है। यानी कि यहाँ की सरकार का सबसे बड़ा विपक्ष इसी जिले में रहता है, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं घोषणा कर दूं आज इस मंच से, तो भीम आर्मी के विषय में सब लोग जानते हैं, लगभग जितने पॉलिटिकल लोग हैं, सोशल लोग, सब जानते हैं। आप भी नेट पर उठाकर थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, पता लगेगा भीम आर्मी क्या है। जब जब कहीं कुछ गलत होता है, जब जब कोई रेप होता है, जब जब किसी की गलत हत्या की जाती है, जब जब गरीबों की जमीन छीनी जाती है, जब जब गरीबों पर शोषण किया जाता है, उस समय अगर आप खड़े होकर उन लोगों का साथ देते हैं तो आप भीम आर्मी के कार्यकर्ता बन जाते हैं। पूरे देश में भीम आर्मी यही काम करती है। मैं कह दूं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री बहन हमारी दीदी जी को भी कि आपको 15 दिन का समय मैं दे रहा हूँ। 15 दिन का समय, 15 दिन के समय में आप इस केस को देख लीजिए, इस केस का सोल्यूशन कर दीजिए। हमें कोई जरूरत नहीं है पश्चिम बंगाल सरकार की बदनामी पूरे देश में करने की, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 15 दिन में इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो फिर मैं ये बात चीख चीख कर महाराष्ट्र में कहूंगा, यही बात चीख चीख कर पंजाब में कहूंगा, मैं यूपी, केरल, कर्नाटक में कहूंगा। मेरे जहां जहां कार्यकर्ता है, मैं बात चीख चीख करके वहां कहूंगा कि जो पूरे देश में बीजेपी सरकार ने कर रखा है, ऐसा ही पश्चिम बंगाल की सरकार ने दलितों के साथ पश्चिम बंगाल में कर रखा है। ये पूरे देश में चीख चीख कर। आज बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, पश्चिम बंगाल के लोग खासतौर से मुझे सुन रहे हैं। सबको समझना पड़ेगा कि लड़ाई क्या है। लड़ाई इस देश में जाति और धर्म की नहीं है। सत्ता की लड़ाई होगी, ठीक है भाई, आप भी सत्ता चाहते हैं, दूसरे भी सत्ता चाहते हैं। या मैं कह दूं कि मनु को मानने वाले लोग सत्ता चाहते हैं, कार्ल मार्क्स को मानने वाले लोग सत्ता चाहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग भी सत्ता चाहते हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि सत्ता किन लोगों के हाथ में जाए और ये लड़ाई क्या है। आपने अपने यहाँ के प्राइमरी स्कूल तो देखे होंगे ना, जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ एक व्यवस्था है मिड डे मील की, वो किस सरकार ने दी मैं यहाँ से नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मेरे साथियों ने मुझे कहा कि आप किसी पॉलिटिकल उसका नाम ना ले। वो किस लोगों ने दी, ये सोचने का विषय है। सबसे बड़ा विषय ये है कि उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कौन हैं। वो गरीब किसान के बच्चे हैं, वो छोटी मोटी दुकान खोलने वाले बच्चे हैं,
वो मेहनत मजदूरी करने वालों के बच्चे हैं, वो आदिवासी दलितों के बच्चे हैं, मुस्लिमों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं। अब आप समझिए, जिस देश की नींव को खराब किया जा रहा हो उस देश की इमारत कैसी होगी। यानी कि इस देश में कौन से लड़ने की बात करते हैं, आज हम अमेरिका से लड़ने की बात करते हैं, आज हम चीन से लड़ने की बात करते हैं। नींव को हमारी कमजोर किया जा रहा है। तो सोचने का विषय आप सब लोगों के लिए, क्योंकि जब मैं चंडीगढ़ जाता हूं और वहां पर मैं आसपास देखता हूं तो छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी पड़े हुए लोग मिले हैं। मैं गया तो मैंने एक छोटी सी गुड़िया को पूछा, मैंने बेटे कहाँ से हो, उसने भैया पश्चिम बंगाल से हो। थोड़ी दूर फिर गया, फिर एक और झोंकी झोपड़ी मिली, मैंने बेटा कहाँ से हो, भैया झारखंड से हो। यानी कि पूरे देश के अंदर जहां जहां भी बड़े बड़े शहर हैं वहां सब काम करने वाले लोग यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब के लोग पड़े, ये क्या नाम, बंगाल के लोग पड़े हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग। समझिए, हम अपनी जगह छोड़ छोड़कर दूसरी जगह जाकर के मजदूरी करनी पड़ रही है। हम लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस देश में किन लोगों का राज है, समझिए किन लोगों का राज है। आप क्या सोचते हैं कि आपका एक बच्चा नौकरी लग गया तो उसका राज है, या आपका एक बच्चा IAS DM बन गया उसका राज है, या फिर आपने एक बड़ी सी दुकान खोल ली उसका राज? नहीं, इस देश में चंद लोगों का राज है, चंद लोगों का। इस देश में राज किसी का है तो उसका नाम है अडानी, उसका नाम है अंबानी, उसका नाम है टाटा बिरला, उन लोगों का राज है। देश की सरकार आज उनके अधीन हो चुकी है। अभी आपने देखा देश में किसान आंदोलन चल रहा है, जानते होंगे आप लोग ना, किसान आंदोलन चल रहा है, 50 से ज्यादा लोग उसमें मर चुके हैं। सोचिए, पूरे देश के किसान सड़कों पर आज क्यों? क्योंकि उनकी खेती से लेकर जो होने वाली फसल है वो उनके पैदा होने से पहले ही पूंजीपतियों के हाथ में सरकार ने दे दी है, उस बिल के तहत जो बिल दिया है यहाँ की गवर्नमेंट। और लोकतांत्रिक व्यवस्था होते हुए भी, मैं ये कहूँ कि ये होते हुए, भारतीय संविधान होते हुए, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत मुश्किल से कई हजार साल के प्रयत्न के बाद लिखा था, इस संविधान के होते हुए भी सरकार जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का लगातार हनन कर रही है। फर्क ये नहीं पड़ता किस देश के लोग कौन किस पार्टी में काम करता है, फर्क इस बात का पड़ता है कि जब गलत होता है ना तो इस देश के लोग खड़े नहीं होते, इस देश का युवा खड़ा नहीं होता। फर्क इस चीज का पड़ता है। अभी आपने केस देखा होगा यूपी का, मनीषा वाल्मीकि, कितने लोगों ने देखा ये वाला केस? आंदोलन तो सब जगह में है। मैं बता दूं, उस गुड़िया का रेप किया गया था, एक दलित बच्ची थी, लेकिन देश की कुछ संस्थाओं ने बलात्कारियों के पक्ष में उठ करके आंदोलन किया। देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ इस देश में कि बलात्कारियों के पक्ष में लोग उठ करके गए और आंदोलन किया सड़कों पर। हालांकि बाद में CBI जब जांच हुई तो ये बता दिया गया कि नहीं, वो रेपिस्ट है, उनको जेल जाना पड़ेगा। तो सोचना चाहिए ऐसे लोगों को, क्या हम लोग साथ देकर क्या कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश के विषय में सोच रहे हैं? नहीं, ये देश महान जब बनेगा, जो हम कहते हैं मेरा भारत महान, ये देश महान जब बनेगा जब यहाँ का प्रत्येक नागरिक समानता का एहसास करेगा। यहाँ का प्रत्येक नागरिक ये सोचेगा कि नहीं, मुझे कल की रोटी की चिंता नहीं है। ये देश महान जब बनेगा जब यहाँ महिलाएं सुरक्षित रह पाएंगी, वरना खूब चीखते चिल्लाते फिरिए, केंद्र की सरकार खूब चीखे, प्रदेश सरकार खूब चीखे, ये देश महान है, नहीं बन सकता। ये नहीं हो सकता भगत सिंह का देश, ये नहीं हो सकता सुभाष चंद्र बोस का देश, जिस देश में बलात्कारियों का संरक्षण किया जाता हो। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, हर रोज रेप हो रहे हैं, हर रोज हत्याएं हो रही हैं। अभी जब मैं यहाँ उतरा, पश्चिम बंगाल में उतरते ही सबसे पहले मेरे कान में क्या पड़ी आवाज कि कल एक चार लोगों ने एक बेटी का रेप किया है। जेल तो वो लोग चले गए हैं, उस बेटी की हत्या भी हो गई है। लेकिन यार ये चीजें रुकेंगी कब? ये कब रुकेगी? सवाल ये। फिर पता लगा एक जिले में पिछले 20 दिन से एक बेटी गायब है, और जिसने गायब किया उसकी पत्नी ने बता दिया है हाँ मेरा पति ये काम करता है, लेकिन पुलिस ने, बंगाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। सोचिए, सोचिए जब मेरे घर की बेटी, आपके घर की बेटी ऐसा हो जाएगी, तब जागोगे? जागना तो पड़ेगा मेरे भाई। क्या किसी लड़की को जाति और धर्म से बांधकर देखा जा सकता है? या किसी बलात्कार करने वाले को जाति और धर्म में बांधा जा सकता है? नहीं, नहीं बांधा जा सकता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जब हम पढ़ते हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सबसे पहले हमें ये बताते हैं कि जो आज मेरी बहनें मुंह खोलकर घूमती हैं, जो आज नौकरियां कर रही हैं, आज बड़े बड़े पदों पर हैं, ये डॉक्टर बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान के तहत हैं।
इस संविधान का महत्व समझिए अपने जीवन में क्या है। हो सकता है कि आप गरीब हो सकता है कि आप मध्यम जीवन जीने वाले हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हो, लेकिन एक व्यवस्था तो आपको समझनी पड़ेगी कि अगर कर्नाटक में किसी बेटी के साथ, किसी गरीब व्यक्ति के साथ कुछ होगा तो बंगाल के लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब ये देश सुधर सकता है। बंगाल में अगर कुछ होगा तो महाराष्ट्र के लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब ये देश सुधर सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ ना साथियों, तो समझ लीजिए उत्तर प्रदेश के लोग ये सोचते रहे अरे बंगाल में हुआ, बंगाल के लोग अपने आप देखेंगे। बंगाल के लोग ये सोचते रहे बिहार में हुआ है, बिहार के लोग अपने आप देखेंगे। तो यहाँ की राजनीति पर जो लोग काबिज हो गए हैं ना, उन पर अंकुश नहीं लग पाएगा। मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे, हम कांशीराम साहब के बहुत बड़े फॉलोवर, मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि जब संसद के अंदर आपकी आवाज उठनी बंद हो जाए, कैसे, जैसे यहाँ पर 400 दिनों से ज्यादा इन दो भाइयों की हत्या का मामला चल रहा है और यहाँ की सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक कोई नहीं बोल रही है। जब संसद में आपकी आवाज उठनी बंद हो जाए तो आप सड़कों पर निकलकर ऐसी आवाज उठा दे कि संसद में बैठे लोग बहरे हो जाए। ये करना पड़ेगा साथियों। अगर आप वाकई अपने आप को युवा मानते हैं, वाकई ही भारत देश की सरजमी से प्यार करते हैं, वाकई आप ये कहते हैं कि आप अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं, वाकई अगर आप ये कहते हैं कि आप भारत के संविधान में विश्वास करते हैं, तो मैं कहता हूं आइए भीम आर्मी से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाइए और फिर देखिए जहां जहां गलत होगा और आप जाकर खड़े हो जाएंगे तो वहां सरकार से लेकर में चल रही है पूरी ताकत से। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें, लेकिन जब कुछ गलत होता है ना तो वहां की सरकारें डरती हैं कि भीम आर्मी के लोग अगर यहाँ आए तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। और अगर चंद्रशेखर भाई का नाम आ जाता है, चंद्रशेखर रावण वहां जा रहा है, तो पूरी सरकार जो फ्लाइटें बंद कर देती है। अब आप समझिए, आपके घर आते हैं, आपको समझाते हैं तो फौरन खड़ा कर दीजिए, नहीं आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे। जाति धर्म के आधार पर इस देश को तोड़ना नहीं जा सकता। यहां पर संविधान बनने से पहले मनुस्मृति का, आज तक किसी ने ना पढ़ी तो मनुस्मृति लीजिएगा, एक पुस्तक है उसको पढ़िएगा। मनुस्मृति क्या है? एक कानून है मनुस्मृति, उसको पढ़िएगा तो यहाँ रहने वाले लोगों को पता लगेगा कि सही मायने में भारत देश में कैसा कानून चलता है। आज व्यवस्था परिवर्तित हो रही है, लेकिन अब व्यवस्था कैसी परिवर्तित हो रही है? पहले ये देश पूंजीपतियों के हाथ में था, छीना खुद, और आज फिर भारत देश को पूंजीपतियों के हाथों में देने की पूरी साजिश चल रही है। पढ़िए, नेट से निकाल कर पढ़िए, सोशल मीडिया से पढ़िए, न्यूज देखिए, पता लगेगा सही मायने में क्या है। लोगों से मिलिए, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो सामाजिक एक्टिविस्ट है, उनसे मिलिए, उनसे पूछिए आप आंदोलन क्यों करते हैं। पूछिए कभी राजीव से आकर के कि राजीव इतना लंबा आंदोलन कैसे चला रहे हो, पता लगेगा सच्चाई का क्या है। अगर आज हम ना जागे तो जैसे 16 साल का एक हमारा महापुरुष फांसी चढ़े थे, शहीद हुए थे, ये काम दोबारा से ना करना पड़ जाए, ना जाने कितने लोगों को देश में शहीद होना पड़ेगा। और क्योंकि बंगाल का इतिहास है, बंगाल का ऐसा इतिहास है, बंगाल ने समय समय पर अपने स्वरों की कुर्बानियां दी है, तो मुझे लगता है कि बंगाल को भी फिर दोबारा से मेहनत करनी। भीम आर्मी के लोग पूरे देश में जहां जहां काम करते हैं, उनके जाति धर्म पंथ किसे मानते हैं, सब चीज बाद में आती है। अगर कहीं सबसे पहला नाम आता है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आता है। वो लोग किसी नाम से बाद में बोलते हैं, सबसे पहले भीम आर्मी के कार्यकर्ता के नाम। मैं जब कलकत्ता आया तो हमारे कलकत्ता के अध्यक्ष ने कहा कि भैया हमने 2-3 आंदोलन किए, तो प्रशासनिक अधिकारी से मिलने के लिए गए और प्रशासनिक अधिकारी ने बैठते पूछा कि आप कौन है। जब मैंने कहा कि भीम आर्मी का कलकत्ता का अध्यक्ष हूँ, तो प्रशासनिक अधिकारी को पूरे लहजे में और तमीज से उसके साथ बात करनी पड़ी, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जानता है, वो नेशनल लेवल पर स्थिति जानता है कि अगर भीम आर्मी के लोगों के साथ में गलत करूँगा तो आवाज़, मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी लाइव के माध्यम से मुझे कम से कम 22 से 23 राज्यों के लोग देख रहे हैं और 5 देशों के लोग मुझे देख रहे हैं। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, अगर एक आवाज़ लगाऊँ अभी तो इन 22 राज्यों में एक साथ मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जा सकता है कि बंगाल में ऐसी घटना घटी। तो यहाँ पर भी रहने वाला एक एक भीम आर्मी का कार्यकर्ता अपने आप को क्षेत्रीय लीडर ना समझे, वो समझे आपको अपने आप को एक नेशनल लीडर समझे और भारत की कमान को अपने हाथ में लेने की ताकत लेकर के समझे और चले आगे की। मैं कहना चाहता हूँ अपनी बहनों से भी
मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, कुछ लोग जो बात मेरी सुन करके यहाँ से जाएंगे, कुछ को अच्छी लगेगी, कुछ को बुरी लगेगी, कुछ क्षेत्रवाद की, कुछ लोगों के अंदर क्षेत्रवाद होगा, कहने लगे नहीं यूपी से आए थे, दिल्ली से आए थे, उनकी क्या बात सुननी, कुछ में भाषा का प्रभाव होगा कि नहीं यार वो बंगाली नहीं बोलता था, उसकी क्या सुननी। कुछ ऐसे लोग होंगे और कुछ ऐसे भी लोग होंगे वो ये कहेंगे नहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी था, कुछ ना कुछ सही बता करके गया था, उसको अमल में लाया है, ये कुछ होगा। मैं कह दूँ अपनी बहनों को कि जब तक ये लगे इस जिले के अंदर कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत होने वाला है, तो राजीव खड़ा हुआ है, ये इसको फ़ोन करना रात को 12 बजे, इसको फ़ोन करना 12 बजे। अगर इसके घर से और आपके घर की दूरी 1 घंटे की है तो 1 घंटा तो आपको संभालना पड़ेगा, लेकिन 1 घंटे के बाद आकर राजीव खुद संभालेगा, आपको संभालने की जरूरत नहीं। और ये सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ दलित की महिलाओं के लिए, मुस्लिम की महिलाओं के लिए, आदिवासी नहीं, इस देश की इस प्रत्येक बेटी के लिए है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती है। किसी भी समय फोन दे दी कर दीजिए, एकदम आवाज आएगी। और ये काम यही नहीं, भीम आर्मी जहाँ जहाँ है वहाँ पूरे देश में करती है। इसलिए आज भीम आर्मी को 22 राज्यों में खड़ी करने पर कोई रोक नहीं पाया। बहुत सारे लोग मेरी भाषा नहीं समझते, यहाँ तो आप हिंदी जानते हैं, मैं चला जाता हूँ जब केरल तो मेरी भाषा नहीं समझते, ना मैं उनकी समझ पाता, लेकिन एक रिश्ता जुड़ गया है भीम आर्मी का। जब शोषण होता है और वो केरल में वहाँ से लड़ते हैं, वहाँ से लिख करके मुझे जब भेजता है इंग्लिश में कि भैया यहाँ पर ऐसा हुआ था और यहाँ पर आज जिला बंद किया हुआ है, तो एक ताकत का एहसास होता है। जैसे अभी उड़ीसा के अंदर आपका निकटवर्ती राज्य है, उड़ीसा के अंदर कुछ मनु को मानने वाले लोगों ने गरीब आदिवासियों के घरों में घुसकर आग लगा दी और खूब पीटा। पुलिस खड़ी रही, क्योंकि देश में जिनकी सत्ता है उनका सब पूरा है, पुलिस खड़ी रही। भीम आर्मी जब जाकर के खड़ी हुई तो पुलिस को भी काम करना पड़ा, उसकी मजबूरी बन गई। ये देश गरीब मजदूर किसानों का देश है। ये देश उनका देश है जो सड़कें बना देते हैं, ये देश उनका देश है जो बिल्डिंगें बना देते हैं। ये देश उनका देश नहीं है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से इन सड़कों पर चलते हैं। ये देश उनका देश नहीं है जो बड़ी बड़ी सिर्फ बिल्डिंगों में रहना चाहते हैं। नहीं, ये देश आपका और हमारा देश है। इस देश की जिम्मेदारी, इस देश के सुधार की प्रक्रिया भी हमारे ही खून से लिखी जाएगी। आपने कभी देखा पूरे देश में एक व्यवस्था ऐसी बता दीजिए कि जब कहीं धर्म जाति के नाम पर दंगा हुआ हो, किसी बड़े नेता, किसी बड़े पूंजीपति का बच्चा वहाँ शहीद हुआ हो, बता दीजिए कोई एक भी नाम पूरे देश के अंदर नहीं होगा। उस धर्म के नाम पर होने वाले दंगों में, जाति के नाम पर होने वाले दंगों में भी गरीब ही लोग मरते हैं, यही लोग जाकर लड़ते हैं और यही लोग मरते हैं। तो अपने बच्चों को आज के बाद प्रण ले लीजिए, जो साथी कम से कम मुझे सुनने वो तो ले लीजिए कि गरीब दूसरे गांव में भी जहाँ पर हमारे आदिवासी भाई जो बहुत ही निम्न जीवन जी रहे हैं, कि जाए कम से कम उनमें इतनी चेतना पैदा की जाए कि अपने बच्चों को स्कूल की ओर मोड़ दे, उनको जागृत करें कि जाइए इन बच्चों को हमसे पढ़ाइए। अगर आपने इतना भी कर दिया तो भीम आर्मी का आधा काम हो जाएगा। भीम आर्मी का आधा काम हो जाएगा। भीम आर्मी परिवर्तन और चाहती है देश के अंदर। मैं ये नहीं जानता आप किस पार्टी, किस राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं, होते होंगे अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पार्टियां हैं। भाई नेशनल तो 2 या 3 ही पार्टी हैं, अलग अलग प्रदेशों में क्षेत्रीय पार्टियां बहुत सारी हैं, हम सब लोग उनसे जुड़े रहते हैं, कोई किसी से, कोई किसी से, कोई किसी से। लेकिन मैं एक व्यवस्था बदलनी और चाहता हूँ। मैं क्या, हम चाहते हैं पूरे देश में हम भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बाबा साहब के फॉलोवर हैं, वो चाहते हैं कि व्यवस्था ऐसी हो जाए कि नेता का बेटा नेता ना बने ना, ये नहीं चलेगा। अगर यहाँ राजीव समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो आने वाला नेता यहाँ का राजीव हो, किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का बेटा ना हो। ये व्यवस्था हम लोग बदलना चाहते हैं, ये बदलेंगे, ये नहीं कि बदलेंगे नहीं, बदलेंगे। क्योंकि हम पढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस को भी, हम पढ़ते हैं भगत सिंह को भी, पढ़ते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी, इन लोगों को हम पढ़ते हैं। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने व्यवस्था, जो व्यवस्था उल्टी चल रही थी, जिन्होंने व्यवस्था सीधी कर दी थी। अब फिर व्यवस्था उल्टी हो गई है, तो मुझे लगता है कि शायद राजीव जैसे लोग, सूरज जैसे लोग, हमारे वासुदेव जी जैसे लोग इस व्यवस्था को फिर से सीधा कर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इन लोगों का साथ दीजिए, कंधे से कंधा मिलाकर साथ दीजिए। जब तक ये सही है, जब तक इनके साथ खड़े रहिए। जिस दिन ये गलत होंगे तो उनके मुंह पर कही नहीं, अब आप गलत कर रहे हैं। और मैं लिख कर देता हूँ कि भीम आर्मी का कार्यकर्ता जो है वो मर जाएगा, मिट जाएगा, गलत ना तो करेगा ना गलत होने देगा।
रही एक और बात मैं बहुत साफ स्पष्ट तौर पे बता दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ प्रशासनिक लोगों ने भी अपने जो गुप्तचर होते हैं भेज करके रखते हैं। पूरे देश में भीम आर्मी के खिलाफ सरकार ने 1.5 से 2 लाख मुकदमे कर रखे हैं। आज भी मुझ पर बहुत सारे मुकदमे, भाई चंद्रशेखर आजाद पर मुकदमे, पूरे देश में प्रदेश अध्यक्षों पर, जिला अध्यक्षों पर मुकदमे हैं। क्योंकि गलत के खिलाफ लड़ोगे मुकदमे तो झेलने पड़ेंगे। मैं बता दूं प्रशासनिक अधिकारियों को, भीम आर्मी मुकदमों से, आपकी लाठी से, गोली से, डंडों से नहीं डरती। आबादी इतनी सारी है, जब चलते हैं तो फिर भीम आर्मी चलती है, फिर कुछ नहीं चलता। तो प्रशासनिक अधिकारी भी मैं उनका पूर्ण सम्मान भी करता हूं। बस ये समझे कि गलत का साथ ना दे, गलत के साथ दोगे तो भीम आर्मी आपके खिलाफ होगी। फिर चाहे मुकदमे कीजिएगा, आप गोलीबारी का, डंडे मारे, जो करना कीजिएगा, ये पूरी वो होता है। अब मैं पुनः बंगाल की सरजमी को नमन करता हूं, क्योंकि मैं बंगाल की सरजमी को पुनः नमन करता हूं और आशा करता हूं, भीम आर्मी तो लगभग 16 डिस्ट्रिक्ट में है। मैं ये आशा करता हूं कि अब हमारे साथी जो हैं वो अन्याय के खिलाफ काम करेंगे। जहां भी अन्याय होगा आप लोग खड़े होंगे, उसका पुरजोर विरोध करेंगे, भीम आर्मी को मजबूत करेंगे। और अगर मेरी ज़रूरत, मेरे खून की ज़रूरत पड़ती है तो जब मर्जी फ़ोन कीजिएगा। मैं यहाँ आने में मुझे 10 से 12 घंटे लगेंगे, मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। अगर आपसे पहले आप कहेंगे कि आपके भाई के खून की आपको ज़रूरत है तो मैं तैयार हूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा। और आज मेरी माँ, ये माता जी हैं, राजू निमाई की, राजू निमाई की माता जी हैं, जिनके बेटे की हत्या हुई। ये आज भी, चेहरा देख लीजिए सही से, ये आज भी न्याय पाने के लिए आप सब लोगों के मुंह की तरफ देख रही है। या मैं ये कहूँ, आप सब लोग जो सामाजिक काम करते हैं उनके मुंह की तरफ देख रही है। सामाजिक काम भी थोड़ा सा डिफाइन कर दो। सामाजिक काम ये नहीं है सिर्फ राजीव की तरह आंदोलन नहीं करना, नहीं। आप चाय की दुकान पर बैठ कर जब समाज की बात करते हैं, आज जब रिक्शा चलाते हुए समाज की बात करते हैं, आप घूमते फिरते रिश्तेदारी में जाकर समाज की बात करते हैं, उसको समाज की बात कहा जाता है। आप कहीं भी बैठकर समाज का काम कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको चलना पड़ेगा। आप अपनी यहाँ सामने जैसे चाय की दुकान, यहाँ बैठकर समाज की बात करते रहो, अच्छी बात है, लोगों को जागृत तो करना है। तो मैं अपनी माँ से सिर्फ यही वादा करूँगा कि जितनी ताकत है भीम आर्मी के आपके इन बच्चों में, वो पूरी ताकत लगाएंगे न्याय के लिए। और क्योंकि मैं यहाँ आ गया हूँ, अभी से जिले के लोग भी दुगनी से तिगनी ताकत में आपके साथ खड़े होंगे। और आप जब जब बुलाएंगी तब तब आएंगे। राजू, अब चंद लाइनों के साथ में अपनी बात खत्म करें। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। कल की परवाह भीम आर्मी के लोग नहीं करते दोस्तों। भीम आर्मी